Hi everyone, क्या हाल चाल है? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन. परफेक्ट. सो दिस इज लेवल वन फिक्स्ड इनकम का रिवीजन सीरीज ऑफ 3 रीडिंग्स. देखो, जो अपना फिक्स्ड इनकम के अंदर लेवल वन के अंदर में वी हैव टोटल 18-19 रीडिंग्स, जिसके अंदर में एक 3 या 4 चैप्टर का एक बंडल है. ठीक है. When I say bundle, 2024 में it used to be a single reading, but 2025 onwards ऑथर ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उस एक चैप्टर को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक है आपका बॉन्ड वैल्यूएशन. सेकंड इज विथ रिस्पेक्ट टू यील्ड बेस्ड ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन वाला टॉपिक होता था. मैक्युलर ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, याद आ रहा है? उसके बाद होता था कॉन्वेक्सिटी. नेक्स्ट इज कॉन्वेक्सिटी. एंड थर्ड इज या फोर्थ इज एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू कर्व बेस्ड, जहाँ पे अपने बात करते थे इफेक्टिव कॉन्वेक्सिटी, एनालिटिकल ड्यूरेशन, इम्पेरिकल ड्यूरेशन, ये सब चीजों को लेके. तो अपने उस जो 4 चैप्टर्स है उसका यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड वैल्यूएशन. बॉन्ड वैल्यूएशन इज अ सेपरेट रीडिंग, उसका वी हैव अ सेपरेट रिवीजन लेक्चर. बट ये जो 3 चैप्टर है विच इज विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन, कॉन्वेक्सिटी एंड कर्व बेस्ड ड्यूरेशन, ठीक है, या कॉन्वेक्सिटी, इन तीनों का अपने इस क्लास के अंदर में रिवाइज करने वाले हैं. परफेक्ट. स्टार्ट करते हैं. उसके पहले आई होप आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है. बाई चांस अगर आपका वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो ये वाला क्लास मत देखना आप, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपका वो रीडिंग किया हुआ है. एटलीस्ट एक बार आप पढ़ के रखे हो, उसके बाद आप ये रिवीजन सीरीज देख रहे हो. फर्स्ट इज, तो इसके अंदर में वी हैव 3 रीडिंग्स. एक है आपका यील्ड बेस्ड बॉन्ड ड्यूरेशन. देन वी हैव कॉन्वेक्सिटी. एंड थर्ड वी हैव कर्व बेस्ड. ये 3 अलग अलग रीडिंग है. तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ यील्ड बेस्ड बॉन्ड ड्यूरेशन. यील्ड बेस्ड बॉन्ड ड्यूरेशन. देखो, वैसे तो इस रीडिंग के अंदर में जैसे ऑथर स्टार्ट किया है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन. बट मॉडिफाइड ड्यूरेशन के पहले आपको एक बार याद दिलाना पड़ेगा कि मैक्युलेट ड्यूरेशन क्या होता था. मैक्युलेट ड्यूरेशन याद है? क्लास में अपने टेबल बनाते थे, एंड टेबल की हेल्प से वी यूज टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम इफ यू आर होल्डिंग अ बॉन्ड, कि सर कितने टाइम पीरियड में एवरेज में आपको कैश फ्लोज मिल जाएगा. तो आप जब मैक्युलेट ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लेते थे, उसके बाद अपने क्या कैलकुलेट करते थे? मॉडिफाइड ड्यूरेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मैक्युलेट ड्यूरेशन. एक वो टेबल के हेल्प से होता था मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट करना. सेकंड होता था सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन का एक शॉर्टकट होता था. मॉडिफाइड ड्यूरेशन का एक शॉर्टकट कि अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा प्राइस बढ़ेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा प्राइस गिरेगा. तो बोलते थे P2 - P1 डिवाइडेड बाई 2P0 इंटू डेल्टा वाई टी एम. तो वो कैलकुलेशन को मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. टू कैलकुलेट मैक्युलर ड्यूरेशन. अच्छा, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय ड्यूरेशन? सर बीटा जैसा. बीटा का मतलब क्या होता है कि इफ मार्केट चेंजेस बाय 1%, हाउ मच द स्टॉक रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू चेंज. सिमिलरली ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ? ड्यूरेशन का, if interest rate changes by 1%, how much my bond price will change. बॉन्ड प्राइस बताइए कितना परसेंटेज से चेंज होगा, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन. ऑब्वियसली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इग्नोरिंग कॉन्वेक्सिटी. इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इग्नोरिंग कॉन्वेक्सिटी, बिकॉज प्राइस और यील्ड के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? डायरेक्ट या इनवर्स. प्राइस ऑफ अ बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट इज एक्चुअली व्हाट? इनवर्सली रिलेटेड. तो ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ? इट इज द sensitivity of the bond price with respect to change in the yield in the opposite direction ignoring convexity. Example, मान लो there is a bond having a face value of 1000, maturity 3 years, coupon rate say 4%,
YTM yield is 6% एंड दिस इज पर एनम. कोई अपनी सेमी एनुअल वगैरह का नहीं ले रहा. वी आर टेकिंग व्हाट? पर एनम. क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट ड्यूरेशन, मैक्युलर ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन. मैक्युलर ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है. चलिए कैलकुलेट करते हैं. ईयर्स 1, 2, 3 कैश फ्लोज. एग्जाम में ये मेथड्स आपको नहीं करना है. पहले मैं आपको एक बार वापस से रिकैप करा रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्टली कैलकुलेटर में करेंगे अपने. ठीक है. कैश फ्लो क्या क्या आएगा बताओ? 1000 का 4%, 40 एंड 1040. उसके बाद क्या? प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 6%. और फिर उसका क्या? वेट्स. उसके बाद क्या? उसका वेट्स प्रेजेंट वैल्यू का. बताइए फटाफट से. आ जाओ कैलकुलेटर पे आओ प्लीज. कैलकुलेटर पे आ जाओ. सेकेंड क्लियर वर्क. 40 FV, 40 FV, 1N, 6I/Y, 6I/Y, सिपिटी पीवी. यार 37.74 प्लस माइनस STO1. नेक्स्ट N2 सिपिटी पीवी 35.60 प्लस माइनस STO2. नेक्स्ट 1040 FV 3N सिपिटी पीवी 873.20 STO3. RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3 STO4. ठीक है. तो इसके अपने टोटल लगाएं तो इट इज कमिंग 946.54. 946.54. वेट्स निकाल लें. RCL1 डिवाइडेड बाई RCL4 0.0398. STO5 में कर रहा हूं मैं इसको. RCL2 डिवाइडेड बाई RCL4 0.0376. STO6. RCL3 डिवाइडेड बाई RCL4 0.9225. STO7. ठीक है. तो अपना STO5, STO6 और STO7 में ये नंबर्स जा चुका है. दिस इज STO5, STO6 एंड STO7. अब क्या करना है? वेट इंटू यस. वेट इंटू यस. डायरेक्टली कर रहा हूं एंड वी विल राइट द आंसर. तो RCL5 × 1 प्लस RCL6 × 2 प्लस RCL7 × 3. 2.88. ड्यूरेशन कितना आ रहा है आपका? 2.88. 2.88 का मतलब एवरेज वेटिंग टाइम. कुछ कैश फ्लो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, कुछ कैश फ्लो सेकंड ईयर में, कुछ कैश फ्लो थर्ड ईयर में. ऑन एन एवरेज कितने टाइम पीरियड में? 2.88. परफेक्ट. 2.88 ईयर्स. दिस इज नोन एज व्हाट? मैक्युलर ड्यूरेशन. सर अगर ये सेमी एनुअल होता तो 3 ईयर्स की जगह क्या लेते हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ पीरियड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. कैश फ्लो 40 की जगह इट वुड हैव बीन व्हाट? 20. एंड वी वुड हैव कैलकुलेटेड द ड्यूरेशन. जो आता वो सेमी एनुअल पीरियड का आता, डिवाइड बाई 2 करते तो वी कुड हैव गेट द ड्यूरेशन. तो ये ड्यूरेशन आ गया. नेक्स्ट मॉडिफाइड ड्यूरेशन. मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है? मैक्युलर ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 1 प्लस पीरियोडिक YTM. वी हैव 2.88 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पीरियोडिक YTM क्या है? 6% डिवाइडेड बाई 1.06. दिस इज कमिंग 2.719. 2.719%. व्हाट डू वी मीन बाई 2.719? इसका इंटरप्रिटेशन बताओ. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? कि yield if YTM changes by 1%, bond price is expected to change by 2.719% in the opposite direction, ignoring convexity. Ignoring convexity. Ignoring convexity क्यों? This is price, this is yield, there is a convex relationship. But sir मैथमेटिकली convex relationship को रीड करना पढ़ना प्रॉब्लम है.
दैट इज वाई वी ड्रॉप अ टेंजेंट. तो दिस टेंजेंट इज फॉर ड्यूरेशन. ठीक है. एंड यहाँ पे ब्लैक कर्व इज एक्चुअली व्हाट, कॉन्वेक्सिटी. तो सर जो भी अपने यहाँ पे ड्यूरेशन कैलकुलेट किए हैं, दिस इज एक्चुअली व्हाट, यहाँ पे ये टेंजेंट वाला लाइन है. इज इट फाइन? इसलिए बोल रहे सर कॉन्वेक्सिटी को अभी तक लेके नहीं आए हैं. तो इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स, बॉन्ड प्राइस विल इंक्रीज. एंड इफ इंटरेस्ट रेट राइज, बॉन्ड प्राइस विल व्हाट, डिक्रीज. बट एट द सेम रेट और डिफरेंट रेट, एट अ डिफरेंट रेट. और उसको क्या बोलते हैं अपने, पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी. पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी तो यही हुआ. पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी तो यही हुआ क्या. इफ इंटरेस्ट रेट फॉल, bond price rises at increasing rate. If interest rate rises, bond price falls at a decreasing rate. And this actually what, good for investor. इन्वेस्टर के लिए तो बढ़िया है ये चीज, कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरता है तो सर मेरे बॉन्ड का दाम बढ़ता है, लेकिन ज्यादा रेट से बढ़ता है क्योंकि मेरा बॉन्ड अभी भी वो फिक्स्ड कूपन दे रहा है. राइट. मान लो मेरा बॉन्ड मेरे को दे रहा है इन्वेस्टर्स को से 8%, मार्केट में रेट हो गया दूसरे बॉन्ड का 6%, तो माई बॉन्ड इज लुक्रेटिव, हेंस मेरा बॉन्ड का दाम बढ़ जाएगा. वेर एज मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया से 10%, मेरा बॉन्ड अभी भी 8% दे रहा है, तो सर ऑब्वियसली दी डिमांड फॉर माई बॉन्ड विल व्हाट, फॉल, हेंस द प्राइस विल व्हाट, डिक्लाइन. बट इट विल डिक्लाइन एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड दिस इज गुड फॉर द इन्वेस्टर्स. ओके. तो यहाँ पे आपने किया ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन. एंड वहीं से इंटरप्रिटेशन से मैं आपको कहाँ लेके चला गया, थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी वाला, पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी वाला पॉइंट टच कर दिया. मॉडिफाइड ड्यूरेशन का एक और तरीका क्या है निकालने का, अप्रॉक्स मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2 P0 इंटू डेल्टा वाई टी एम. सारा लॉजिक बताया हुआ क्लास में. P2 मतलब क्या हुआ, कि सर अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, और P1 का मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड का प्राइस गिरेगा. इज इट फाइन? एंड P0 इज व्हाट, सर जो आज के दिन बॉन्ड का दाम चल रहा है, विच इज 946.54. तो एक काम करते हैं ना, इंटरेस्ट रेट शॉक देते हैं, पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट शॉक एंड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट शॉक. एंड लेट्स कैलकुलेट P2 एंड P1. से इफ change in the interest rate is say 50 basis point. R2 निकाल लें. निकालना क्या R2, बहुत इजी है, कि सर अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो 6% माइनस 0.5%, दैट विल बी 5.5%. प्लीज फाइंड आउट P2. P2 निकालिए. और अगर R1 इंटरेस्ट रेट बढ़ा 6 से 6.5% हो गया, प्लीज कैलकुलेट P1. वी हैव ऑल द नंबर्स हियर, फटाफट से निकालो प्लीज. 1000 FV, 40 PMT, 3N, I बाई वाई क्या है, 5.5, सिपिटी PV, 959.53. नेक्स्ट 6.5 I बाई वाई सिपिटी PV, 933.788 मतलब 79. देयरफॉर MD कितना हो जाएगा, 959.53 माइनस 933.79 डिवाइडेड बाई 2 इंटू P0. P0 इज एक्चुअली व्हाट, 946.54 इंटू चेंज इन यील्ड क्या, 50 बेसिस पॉइंट. इसको डेसिमल में लेना है, 0.005, 0.005. प्लीज फाइंड आउट MD. 2.72, 2.719, 2.719 एग्जैक्ट मैच हो रहा है. यस. अरे तरीका तो सेम ही है अल्टीमेटली. देयर आर जस्ट टू फॉर्मूलाज, अदरवाइज आएगा तो वही आंसर. आंसर अलग नहीं आने वाला है. MD इज इक्वल टू ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 1 प्लस पीरियोडिक YTM, या दूसरा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2 P0 इंटू डेल्टा YTM. परफेक्ट. नाउ सर ये जो MDR अगेन, इसका मतलब क्या, 2.719 का मतलब सेम, कि अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है सर बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड का प्राइस गिरता है, बट एट अ डिफरेंट रेट. उसको क्या बोलते हैं अपने, पॉजिटिव कन्वेक्सिटी.
बट सर अगर अपने इसको कॉन्वेक्सिटी से कंपेयर करें, देखो, अगर इंटरेस्ट रेट 1% से गिरेगा, बॉन्ड प्राइस कितना से बढ़ेगा? 2.719%। यहाँ पे, जबकि कॉन्वेक्सिटी क्या बोलता है, यहाँ पे बढ़ना चाहिए था, ज्यादा बढ़ना चाहिए था। तो सर जब इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, तो सर एमडी अंडर स्टेट कर रहा है या ओवर स्टेट? ऑब्वियसली अंडर स्टेट कर रहा है इंक्रीज को। कॉन्वेक्सिटी बोलता है ये कर्व यहाँ तक बढ़ना चाहिए था, वेरस ये बोलता है नहीं, ये स्ट्रेट लाइन, तो अंडर स्टेट कर रहा है। नेक्स्ट, अगर इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस विल फॉल बाई 2.719। यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी क्या बोलता है, सर कमती गिरना चाहिए था, बट ड्यूरेशन क्या कर रहा है, ज्यादा गिरा रहा है। ज्यादा गिरा रहा है मतलब क्या, ओवर स्टेट कर रहा है फॉल को, ओवर स्टेट कर रहा है फॉल को। चीज समझ में आ रहा है? तो समझो इस चीज को कि अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो सर ड्यूरेशन अंडर स्टेट करता है प्राइस इंक्रीज को, वेयर एज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये ओवर स्टेट करता है प्राइस का फॉल को। इट अंडरस्टेट्स ऑब्लिक ओवरस्टेट्स द प्राइस इंक्रीज ऑब्लिक प्राइस फॉल। ओके, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है, यही वाला ले लेता हूं मैं, 946.54। एमडी है आपका, ये रहा, 2.719। इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स बाई 50 बेसिस पॉइंट, फाइंड आउट न्यू प्राइस। नया प्राइस निकालिए, नया प्राइस फाइंड आउट करिए। देखो, इसको करने का दो तरीका है, एक लॉजिकल है और एक फॉर्मूला ओरिएंटेड है। तो मैं पहले आपको लॉजिकल वाला चीज याद दिला देता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। सर एमडी का मतलब क्या, 2.719 का मतलब क्या, दैट इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स बाई 1%, दी बॉन्ड प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 2.79%। यहाँ पे सर इंटरेस्ट रेट कितना से गिर रहा है, 50 बेसिस पॉइंट, हेंस बॉन्ड प्राइस कितना से बढ़ेगा, 2.719 इंटू 0.5, उतना से चेंज पता लग जाएगा कि कितना से बढ़ेगा, और जो परसेंटेज आएगा आप 946.54 में फैक्टर बना के उसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट व्हाट, न्यू प्राइस। आपको नया प्राइस पता लग जाएगा। करते हैं, परसेंटेज चेंज इन, चेंज क्यों लिखे, यहाँ पे ये लिखते हैं ना, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है मतलब बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, परसेंटेज इंक्रीज इन बॉन्ड प्राइस विल बी 2.719 इंटू 0.5, 2.719 इंटू 0.5, 1.3595, 1.36% लिख ले रहा हूँ, 1.36% से प्राइस बढ़ेगा। दिस इज द चेंज इन द प्राइस। नया प्राइस क्या हो जाएगा, therefore 946.54 इंटू 1.0136, 1.0136 इंटू 946.54, 959.41, 959.41। इससे मैच कर रहा है क्या, आसपास आ रहा है 959.53। चीज समझो, यहाँ भी तो एक तरीके से वही कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो सर नया प्राइस निकाल रहे हैं, यहाँ भी तो वही कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है नया प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं। इज इट फाइन? फॉर्मूला वाइज देखो, फॉर्मूला, ये एक तरीका हुआ लॉजिकल, दूसरा हुआ फॉर्मूला, कि कोई स्टूडेंट अगर फॉर्मूला में कंफर्टेबल है तो परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू माइनस एम डी इंटू चेंज इन वाई टी एम इंटू 100। एम डी कितना दिया हुआ है, -2.719 इंटू चेंज इन वाई टी एम कितना है, 50 बेसिस पॉइंट, और इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो इट विल बी -0.005 डेसिमल में लेना है, इंटू 100। प्लीज फाइंड आउट।
1.359 मतलब 1.36%। 1.36%, इज इट फाइन? मैच कर रहा है इससे? यस। फिर तो आप नया प्राइस निकाल ही लोगे। अरे फैक्टर बना के नया प्राइस निकाल लोगे, बट ऑब्जेक्टिव क्या था आपको ये चीज समझाना कि आप बिना फॉर्मूला के, ये जो फॉर्मूला है उसके बिना भी आप सम कर सकते हो। डिपेंड करता है आप एमडी को कितना अच्छे से समझते हो, या कैसे आप उसको मगअप करते हो। अगर आप समझते हो देन यू डोंट रिक्वायर दिस फॉर्मूला। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली फिर आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। आंसर सेम आने वाला है। इज इट फाइन? परसेंटेज चेंज इन द बॉन्ड प्राइस इज माइनस एमडी इंटू चेंज इन द वाईटीएम इंटू 100, ऑल्सो नोन एज ड्यूरेशन इफेक्ट। नेक्स्ट। तो ये आपका पॉइंट नंबर क्या था? अच्छा, इसमें अपने ड्यूरेशन एंड एमडी पूरा निकाले ना, तो ड्यूरेशन एंड एमडी कर दो इसको। एंड दिस इज पॉइंट नंबर वन। दिस इज योर पॉइंट नंबर वन। नेक्स्ट। एक और एग्जांपल कर ले क्या इसी में? फटाफट से कर लेते हैं, चलो। एग्जांपल, सेम एग्जांपल जैसा ऊपर का है, ये वाला, सिर्फ इंटरेस्ट रेट इस बार इंक्रीज कर लेते हैं। इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बाई 50 बेसिस पॉइंट, फाइंड आउट न्यू प्राइस। फाइंड आउट न्यू प्राइस। तो देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला के हेल्प से कर रहा हूँ। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है मतलब बॉन्ड प्राइस गिरेगा। कितना से गिरेगा? सेम, 2.719 इंटू 0.5, 1.36%। तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये लगाओ, और लॉजिकली करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि सर एमडी का मतलब क्या है। ओके। तो परसेंटेज चेंज इन दी बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू -2.719 इंटू, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, +0.005 इंटू 100। तो यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। देयरफॉर न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? 946.54 इंटू 1 - 0.00136। तो मेरा नया प्राइस आ जाएगा, ठीक है। एंड नया प्राइस ऑब्वियसली 933.79 के आसपास ही आने वाला है। आगे बढ़ रहा हूँ। दिस वॉज योर पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू, सर ड्यूरेशन या इनफैक्ट एमडी मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% से चेंज होता है तो पता बॉन्ड का प्राइस कितने परसेंट से चेंज हो रहा है। अब सर परसेंटेज में नहीं चाहिए मेरे को। बॉन्ड का प्राइस जो चेंज हो रहा है, आई डोंट वांट इन परसेंटेज, आई वांट इन डॉलर टर्म्स, वैल्यू टर्म्स में मेरे को निकालना है। तो सर क्या करे? कौन सा ड्यूरेशन यूज करे? मनी ड्यूरेशन। कौन सा ड्यूरेशन यूज करना है? मनी ड्यूरेशन। मनी ड्यूरेशन ये क्या बताता है? डॉलर चेंज इन दी बॉन्ड प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू 1% चेंज इन वाईटीएम। कि अगर यील्ड 1% से चेंज होता है तो बता बॉन्ड का प्राइस कितने डॉलर, कितने वैल्यू से चेंज हो रहा है। दैट इज एक्चुअली व्हाट मनी ड्यूरेशन। एग्जाम्पल, मान लो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है से 102.38, जिसका फेस वैल्यू है 100। एमडी मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड है 6.5। फाइंड आउट द मनी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड विथ फेस वैल्यू से 3 मिलियन। 3 मिलियन का फेस वैल्यू, तो बता मनी ड्यूरेशन क्या होगा। इट्स वेरी इजी। सर एमडी का मतलब क्या? अगर इंटरेस्ट रेट 1% से चेंज हो रहा है, बॉन्ड का प्राइस 6.5% से चेंज होगा। बट मेरे पास इस बार क्या, डॉलर वैल्यू निकालना है, डॉलर टर्म्स में। तो सर मैं क्या करूंगा, वहां पे इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग द परसेंटेज चेंज इन द बॉन्ड प्राइस, आई वाज मल्टीप्लाइंग वाईटीएम चेंज इन द वाईटीएम विथ मनी ड्यूरेशन, सॉरी, चेंज इन द वाईटीएम विद द मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अभी मैं क्या करूंगा, सर मेरे को मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है एंड आई हैव द प्राइस, आई हैव द प्राइस, तो आई विल मल्टीप्लाई दिस। ओके। देयरफॉर मनी ड्यूरेशन इज इक्वल टू, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, एम डी इंटू बॉन्ड प्राइस। देखो
6.5, याद रखना मेरे को 3 मिलियन का निकालना है, इंटू बॉन्ड प्राइस कितना है, 102.38। लेकिन सर ये 100 फेस वैल्यू का है, तो बता 3 मिलियन का कितना। क्या निकल गया मेरा मनी ड्यूरेशन, वेरी इजी। 102.38 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 इंटू 30 लाख। 19,964,100। Yes, 19,964,100. Perfect. This is your money duration. Next, PVBP. PVBP. PVBP क्या होता है? Sir, this is the sensitivity of the bond price in dollar terms due to 1 basis point चेंज इन यील्ड। अगर इंटरेस्ट रेट 1 basis point से चेंज हो रहा है इस बार, नॉट 1% से नहीं, कितना, 1 basis point से चेंज हो रहा है, तो बता कितना बॉन्ड के प्राइस में चेंज होगा। दैट इज एक्चुअली व्हाट पीवीबीपी। दिस इज द डॉलर चेंज इन बॉन्ड प्राइस ड्यू टू 1 basis point चेंज इन द यील्ड। देखो आप जो मनी ड्यूरेशन निकाल के रखे हो, मनी ड्यूरेशन जो आप कैलकुलेट करके रखो, इसी को इंटू 0.01% कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, पीवीबीपी। क्योंकि सर 100 basis point इज इक्वल टू 1%, हेंस 1 BP इज इक्वल टू व्हाट, 0.01%। इसको दो तरीका है करने का। मेथड नंबर 1, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पीवीबीपी निकलता है आपका एमडी या ईडी। ईडी इज इफेक्टिव ड्यूरेशन, जो कि ऑप्शन इमीडिएट बॉन्ड के लिए काम आता है, इंटू बॉन्ड का प्राइस डिवाइडेड बाई 100। मान लो आपका बॉन्ड का प्राइस है से 984, एमडी है से 6.5, फाइंड आउट पीवीबीपी। 6.5% इंटू 984 डिवाइडेड बाई 100, 0.6396। ठीक है, नेक्स्ट, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में फॉर एग्जांपल इफ यू हैव से फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विच इज 1000, कूपन रेट, मैं जो ड्यूरेशन वाला एग्जांपल लिया था ना वही ले रहा हूँ, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कूपन रेट इज 4%, मेच्योरिटी इज 3 इयर्स। प्राइस कितना कैलकुलेट किए थे अपने वहां पे, दैट वाज 946.54। 946.54। मान लो ये सम दिया हुआ है आपको, एंड आपको पीवीबीपी निकालना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले सर यील्ड कैलकुलेट करेंगे। यील्ड, स्टेप 1, कैलकुलेट आई बाई वाई, जो कि अपने को पता ऑलरेडी पुराने सम से, 6%। क्योंकि 6% की हेल्प से वी कैलकुलेटेड 946.54। इज इट फाइन? स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे सर, ये जो यील्ड है ना, इसको 1 basis point से बढ़ाएंगे, 1 basis point से गिराएंगे, एंड वी विल कैलकुलेट द रिवाइज्ड प्राइस, नया प्राइस फाइंड आउट करेंगे। शॉक आई बाय वाई बाई 1 BP। तो R2 मतलब इंटरेस्ट रेट नेगेटिव शॉक करेंगे, तो दिस विल बी 5.99%। तो मेरा P2 आ जाएगा, एंड पॉजिटिव शॉक करेंगे, दिस विल बी 6.01%। P1 आ जाएगा। कैलकुलेट करो प्लीज। 1000 FV, 40 PMT, 3N
5.99 I/Y CPT PV. 946.797. 6.01 I/Y CPT PV. 946.28. Hence, PVBP is P2 minus P1 divided by 2. 0.257. 0.257. ठीक है, डॉलर टर्म्स में। यह एक और तरीका था। आपको P1 कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। P2 एंड P1 का ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, मोटा मोटी P0 के आसपास होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक द डिफरेंस ऑफ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो एक बार। P2 एंड P0 का डिफरेंस निकालो। 946.54 माइनस 946.797। 0.257 के आसपास आ रहा है, यस। ठीक है, दैट इज अ शॉर्टकट कि आपको दोनों कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। यू कैन कैलकुलेट इधर P2 और P1 एंड P0 से माइनस कर लो, आपका मोटा मोटी आंसर आसपास से आने वाला है। पॉइंट नंबर 4। सर, ड्यूरेशन, कूपन रेट, ड्यूरेशन, यील्ड, ड्यूरेशन मेच्योरिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है? इफ कूपन रेट इज लो, बॉन्ड वैल्यूएशन में बात की है अपने, देखो, ये जो थ्योरम है, ये तीन जगह, एक बॉन्ड वैल्यूएशन के टॉपिक में, एक ड्यूरेशन वाले टॉपिक में, एक कॉन्वेक्सिटी वाले टॉपिक के अंदर में। और ड्यूरेशन को इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी सोच सकते हो आप। अगर कूपन रेट कम है तो सर ऑब्वियसली वो बॉन्ड ज्यादा वोलेटाइल है, हेंस उसका ड्यूरेशन क्या है, ज्यादा, हायर ड्यूरेशन। इफ वाईटीएम कम है, सेम ड्यूरेशन क्या है, ज्यादा। इफ मेच्योरिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली ड्यूरेशन क्या है, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, 5 ईयर बॉन्ड का ड्यूरेशन विल बी 3.5, 6 ईयर का ड्यूरेशन विल बी 4.2, बट ड्यूरेशन बढ़ता है एट अ डिक्रीजिंग रेट, इट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। सब कुछ नोट्स में अपना इनकॉर्पोरेट किया हुआ, याद दिला रहा हूँ सब चीजें आपको। परफेक्ट, आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये था आपका फर्स्ट रीडिंग, यील्ड बेस्ड बॉन्ड ड्यूरेशन। नेक्स्ट, कॉन्वेक्सिटी। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी के अंदर में सबसे पहला सर, अभी तक अपने कैलकुलेट कर रहे थे बॉन्ड का ड्यूरेशन। अब मेरे को कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन। किसका? पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन। एंड ऑब्वियसली सर, पोर्टफोलियो में एक बॉन्ड होगा या बहुत सारा बॉन्ड होगा? क्या सिर्फ स्ट्रेट बॉन्ड होगा, या देयर कैन बी ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड? देयर कैन बी ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड ऑल्सो। हाउ वी विल फाइंड आउट पोर्टफोलियो ड्यूरेशन? पोर्टफोलियो ड्यूरेशन, दो तरीका है इसको निकालने का। एक है आपका फुल वैल्यूएशन अप्रोच। ऑल्दो क्लास के अंदर में इसको अपने सॉल्व करके भी किए हैं, बट मैंने आपको बताया था कि इसमें सॉल्यूशन का एक्सपेक्टेशन कम है, बट आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए फुल वैल्यूएशन अप्रोच में क्या किया जाता है। सर, मान लीजिए अपने पास दो बॉन्ड है, ठीक है? एक है 3 ईयर का बॉन्ड, एक है से 5 ईयर का बॉन्ड, एंड दोज आर पेइंग कूपन, कूपन पे कर रहा है, एक 3 ईयर, एक 5 ईयर। तो सर उसका अपने कैश फ्लोज निकाल लेंगे। 3 ईयर का क्या कैश फ्लोज है, 5 ईयर का क्या कैश flows है। Is it fine? And once we have forecasted the cash flows, we will calculate the cash flow yield, also known as what? IRR। अपने IRR कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद IRR या CFI, कैश फ्लो यील्ड को क्या करेंगे, शॉक। कैश फ्लो यील्ड को क्या करेंगे, शॉक, एंड वी विल कैलकुलेट व्हाट, पोर्टफोलियो ड्यूरेशन, जो भी कर रहे थे अपने, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2 P0 डेल्टा YTM वाला। तो फुल वैल्यूएशन अप्रोच के अंदर में व्हाट वी विल डू, स्टेप वन, वी विल forecast, we will forecast the cash flows of the bond. Second, calculate cash flow yield
थर्ड, कैश फ्लो यील्ड आईआरआर will shock CFY to calculate portfolio duration. ठीक है। बट इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या है कि यार यहाँ पे ना अगर मान लो दो तीन बॉन्ड है तब तक ठीक है, बट इफ वी हैव 1000 बॉन्ड्स तो फॉर ईच एंड एवरी बॉन्ड वी नीड टू फोरकास्ट द कैश फ्लोस। तो इतना इजी टास्क नहीं होने वाला है। मतलब दिस इज गुड, बट एक्चुअली दिस इज लेस प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये चीज अप्लाई करना डिफिकल्ट है। इसलिए एक और मेथड है, इसको देते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, दिस इज वेटेड एवरेज ड्यूरेशन। वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो ड्यूरेशन अप्रोच। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वी हैव बॉन्ड्स से एक्स वाई जेड, तीन बॉन्ड है। तीनों बॉन्ड का मेरे को प्राइस दिया हुआ है से 98, 970, 960। वी हैव नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑल्सो। दिस इज ए 50, दिस इज ए 20, दिस इज ए 10। वी कैन कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू विच इज प्राइस इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। प्राइस इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे कर लेंगे। और उसके बाद क्या, उसका वेट्स निकाल लो, मार्केट वैल्यू वेट्स। चलो एक बार कर लेते हैं इसको, इट्स फाइन। एक सम हो जाएगा इसी के बहाने, कोई दिक्कत नहीं है। जब नंबर लिख ही दिए तो सॉल्व कर ही लो। चलो फटाफट से पार्टिसिपेट करो। 98 इंटू 50, 4900। नेक्स्ट, 970 इंटू 20, 19400। एंड वी हैव 9600। टोटल लगा लो, 33900। प्लीज कैलकुलेट वेट। 4900, 33900 को STO 1, 4900 डिवाइडेड बाई RCL 1, 0.1445। नेक्स्ट, 0.572। नेक्स्ट, 0.283। देन वी हैव ड्यूरेशन। मान लो इसका ड्यूरेशन है 5 ईयर, इसका ड्यूरेशन है 2.4, एंड इसका है 6। लास्ट कॉलम क्या, ड्यूरेशन इंटू वेट। ड्यूरेशन इंटू वेट। तो ड्यूरेशन इंटू वेट कर लो, 0.1445 इंटू 5 प्लस 0.572 इंटू 2.4 प्लस 0.283 इंटू 6। दिस इज कमिंग 3.79। 3.79। ये क्या आ गया आपका वेटेड एवरेज ड्यूरेशन। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वेटेड एवरेज ड्यूरेशन के साथ, ये अप्लाई करना तो इजी है, बट इट वर्क्स ओनली फॉर पैरेलल शिफ्ट इन द यील्ड कर्व। अगर सर पैरेलल शिफ्ट होता है, पैरेलल मूवमेंट होता है, उसके लिए मेथड एप्लीकेबल है, ऑब्वियसली नॉन, नॉट फॉर द नॉन पैरेलल शिफ्ट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, पोर्टफोलियो ड्यूरेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ वेट ऑफ ईच बॉन्ड इनटू duration of each bond. Market value है, this is market value of the bond. Is it fine? It's very easy. Portfolio duration. Next, next is convexity. Next is convexity calculate करना है। ड्यूरेशन वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट 4%, इन 3 years, आई बाय वाई 6%। प्लीज कैलकुलेट कॉन्वेक्सिटी। तो यहाँ पे आई विल टेक ईयर्स 1, 2, 3, कैश फ्लो 40, 40, 1040,
Then we have present value at the rate of 6%. And then we will calculate weight. Then we will calculate convexity. That will be T into T plus 1 divided by 1 plus क्या, पीरियोडिक YTM का होल स्क्वायर, और वेट इंटू कॉन्वेक्सिटी कर लेंगे लास्ट में। तो अपने पास ये सब कैलकुलेट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली एफर्ट नहीं डालेंगे अननेसेसरी का। जो किया हुआ है उसको कॉपी कर ले रहा हूँ नंबर्स को। यही था ना? या 0.0398, 0.376, 0.0398, 0.0376, 0.9225, 0.9225। कॉन्वेक्सिटी खुद से कैलकुलेट करिए प्लीज। कॉन्वेक्सिटी खुद से कैलकुलेट करिए। तो टी क्या है यहाँ पे? 1, 1 इंटू 1 + 1, 2, 2 डिवाइडेड बाई 1.06 का होल स्क्वायर इंटू 2, 1.7799, 1.7799। नेक्स्ट 1.06 STO1, 2 इंटू 3, 6, 6 इंटू RCL1, 5.3399, 5.3399 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12, 10.67, 10.68 रफली। Convexity into weight. Last column. Find out the final answer. STO1 5.3399 into 0.0376. STO2 1.7799 into 0.0398. STO3 RCL1 plus RCL2 plus RCL3 11 आपका 10.12, 10.12। दिस इज एक्चुअली व्हाट योर कॉन्वेक्सिटी। ठीक है। एक और तरीका कॉन्वेक्सिटी निकालने का। क्या? P1 plus P2 डिवाइडेड बाई 2P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू डेल्टा YTM का होल स्क्वायर। क्यों सर? कॉन्वेक्सिटी क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ड्यूरेशन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कॉन्वेक्सिटी इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दैट इज यहाँ पे होल स्क्वायर ले रहे हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली कॉन्वेक्सिटी फेवर्स इन्वेस्टर्स, जो अपने लिखे हुए पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी। ये अपने कैलकुलेट किए थे ना, P1 P2 वगैरह, उसे सब में, कि अगर इंटरेस्ट रेट शॉक देते हैं, ये रहा। हाँ, तो इसी को ही ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। 959.53, 959.53, और P1 क्या है अपना? 933.79 माइनस 2 इंटू P0 क्या है? 946.54 डिवाइडेड बाई 946.54 इंटू 0.005 का होल स्क्वायर।
ये आपका सारा कैलकुलेशन करके आ रहा है 10.14। अपना कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली उतना ही। इज इट फाइन? क्लियर है? दोनों तरीके से ऑब्वियसली आंसर सेम ही आएगा। इट्स जस्ट अबाउट कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो। सो दिस इज योर कॉन्वेक्सिटी। ऑब्वियसली सर ड्यूरेशन क्या चीज के लिए काम आता है? फॉर द स्मॉल शिफ्ट इन द यील्ड। कॉन्वेक्सिटी इज फॉर द लार्ज शिफ्ट इन द यील्ड। अगर यील्ड ज्यादा रेट से चेंज हो रहा है देन वी हैव टू टेक व्हाट? कॉन्वेक्सिटी। क्योंकि कॉन्वेक्सिटी बेसिकली क्या है? दिस इज योर ड्यूरेशन, दिस इज योर कॉन्वेक्सिटी। तो अगर लार्ज चेंज हो रहा है तो सर अपने को कॉन्वेक्सिटी यूज करना पड़ेगा फॉर लार्ज चेंज इन द यील्ड, वेर एज ड्यूरेशन इज यूज फॉर एमडी वगैरह फॉर द स्मॉल शिफ्ट और द स्मॉल चेंज इन द यील्ड। दिस वाज योर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3। सर परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस जो प्रीवियस सम में किए थे अपने, लाइक प्रीवियस रीडिंग में लास्ट में क्या ले रहे थे? ड्यूरेशन इफेक्ट। दैट वाज माइनस एमडी इनटू चेंज इन वाईटीएम इनटू 100। बट सर इस बार और क्या आ गया? कॉन्वेक्सिटी भी आ गया। तो प्लस हाफ इंटू एनुअल कॉन्वेक्सिटी इंटू चेंज इन वाईटीएम का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली सब डेसिमल में लेना है, इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस इज नाउ ड्यूरेशन इफेक्ट प्लस कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट। तो दिस इज योर ड्यूरेशन इफेक्ट एंड दिस इज योर कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट। से a 6 year bond with MD of 5.5 and convexity of 15.25 increases in yield by 60 basis point. Find out the percentage change in the bond price. कैसे निकालें? Percentage change in bond price will be minus MD। सोच के देखो सर, yield बढ़ रहा है मतलब बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, तो ऑब्वियसली ड्यूरेशन इफेक्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव। माइनस 5.5 इंटू 0.006 इंटू 100 प्लस, देखो नेगेटिव आएगा, हाफ इंटू कॉन्वेक्सिटी 15.25 इंटू यील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 0.006 का होल स्क्वायर इंटू 100। प्लीज फाइंड आउट। 3.3 से नेगेटिव हो रहा है STO1। कॉन्वेक्सिटी का जो अमाउंट आता है ना, फिगर बहुत छोटा अमाउंट आता है। 0.006 का होल स्क्वायर इंटू 15.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस RCL1। -3.27%। -3.27%। ठीक है। ये परसेंटेज चेंज इन दी बॉन्ड प्राइस, अगर मेरे को डॉलर में बोलता तो सर मनी ड्यूरेशन को लाना पड़ता। डॉलर चेंज इन बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू क्या लिखूं मॉडिफाइड ड्यूरेशन की जगह? मनी ड्यूरेशन इनटू चेंज इन दी वाईटीएम प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस होगा पहले, हाफ इंटू कॉन्वेक्सिटी का मनी कॉन्वेक्सिटी इंटू चेंज इन दी वाईटीएम। कंफर्टेबल? ओके। सेम थ्योरम जो अपने ड्यूरेशन में लिखे थे वही कॉन्वेक्सिटी में भी आ जाएगा।
लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। कूपन रेट अगर लो है तो सर कॉन्वेक्सिटी विल बी व्हाट, हाई। वाईटीएम अगर लो है, कॉन्वेक्सिटी विल बी हाई। मेच्योरिटी अगर ज्यादा है तो कॉन्वेक्सिटी विल बी हाई। कैश फ्लोज अगर डिस्पर्स्ड है, बॉन्ड में अगर कैश फ्लोज ज्यादा डिस्पर्स्ड है तो कॉन्वेक्सिटी विल बी हाई। सर एक बॉन्ड है जो कि आपको कैश फ्लोज दे रहा है 1 ईयर, सॉरी, हाँ 1 ईयर, 5th ईयर एंड 9th ईयर, 1, 5th एंड 9th। एक बॉन्ड है जो आपको कैश फ्लोज दे रहा है 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर। तो कौन सा सबसे ज्यादा डिस्पर्स्ड है? फर्स्ट वाला। दोनों बॉन्ड का ड्यूरेशन मान लीजिए सेम है, 5। ठीक है। एक आपको कैश फ्लो दे रहा है 1, 5th एंड 9th ईयर पे, एक दे रहा है 4th, 5th एंड 6th। तो कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा डिस्पर्स्ड कैश फ्लो दे रहा है? फर्स्ट वाला। उसका कॉन्वेक्सिटी विल बी व्हाट, हायर। उसका कॉन्वेक्सिटी विल बी व्हाट, हायर। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कर्व बेस्ड। कर्व बेस्ड एंड एम्पेरिकल ड्यूरेशन। सुनना, अभी तक दी फोकस वाज ऑन ऑप्शन फ्री बॉन्ड। सर ऑप्शन फ्री बॉन्ड मतलब स्ट्रेट बॉन्ड जिसके अंदर में ना ही कॉलेबल फीचर है ना ही पुटेबल फीचर है। ठीक है। तो सर वहां पे वी हैव अ सर्टेनिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज, कि कब पैसा आएगा, एंड अमाउंट ऑफ द कैश फ्लोज, कितना पैसा आएगा, कितने टाइम में आएगा, एंड कब आएगा। राइट। वेयर एज इन केस ऑफ ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड, ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड जैसे कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, एमबीएस के अंदर में, डू वी हैव अ सर्टेनिटी? नो। बिकॉज इन केस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड, इफ द इंटरेस्ट रेट फॉल्स, कंपनी विल कॉल द बॉन्ड। Or in case of MBS, mortgage backed security, if interest rate falls, borrower want to prepay their loan early. In case of putable bond में किसके पास राइट है? इन्वेस्टर के पास। कॉलेबल बॉन्ड में किसके पास राइट है? इशूअर के पास। तो इन केस ऑफ पुटेबल बॉन्ड, if interest rate rises, you want to put the bond back to the company so that you get the money and you reinvest at what, higher rate. तो सर वहां पे in terms of timing and the amount, is it certain or uncertain? सर्टेनिटी है कि सर कितना कैश फ्लोज आएगा और कब आएगा? नो, देर इज नो सर्टेनिटी। देर इज नो सर्टेनिटी। इज इट फाइन? सर्टेनिटी नहीं है वहां पे, ना ही टाइम को लेके ना ही अमाउंट को लेके। तो सर वहां पे क्या अपने को मॉडिफाइड ड्यूरेशन यूज करना चाहिए क्या? मॉडिफाइड ड्यूरेशन, कैन वी यूज मॉडिफाइड ड्यूरेशन? नो, मॉडिफाइड ड्यूरेशन नहीं। वी विल यूज व्हाट, इफेक्टिव ड्यूरेशन। क्या यूज करेंगे अपने सर? इफेक्टिव ड्यूरेशन इन केस ऑफ व्हाट, ऑप्शन इम्बेडेड बॉन्ड्स के अंदर में। क्या सर इफेक्टिव ड्यूरेशन अपने स्ट्रेट बॉन्ड में भी यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इफेक्टिव ड्यूरेशन क्या अपने स्ट्रेट बॉन्ड में यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। बट मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या अपने ऑप्शन फ्री बॉन्ड के अंदर में कर सकते हैं क्या? सॉरी, ऑप्शन इम्बेडेड बॉन्ड में कर सकते हैं? नो। फॉर दैट वी नीड टू यूज व्हाट, इफेक्टिव ड्यूरेशन, ईडी। इफेक्टिव ड्यूरेशन क्यों? सर ऐसा क्यों? सर क्योंकि इन केस ऑफ ऑप्शन इम्बेडेड बॉन्ड्स के अंदर में सर ना ही मेरे को अमाउंट पता है ना ही मेरे को टाइम पता है। तो सर मेरे को ये नहीं पता लगेगा कि मेरे बॉन्ड के यील्ड चेंज होने से पता मेरा बॉन्ड का प्राइस में क्या चेंज होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देर आर सर्टन फैक्टर्स ऑन विच द बॉन्ड प्राइस विल डिपेंड। हेंस इफेक्टिव ड्यूरेशन is the percentage change in the bond price or the sensitivity of the bond price with respect to change in the benchmark yield। बेंचमार्क यील्ड के ऊपर में डिपेंड करता है, एंड दैट बेंचमार्क यील्ड से गवर्नमेंट पार रेट, गवर्नमेंट बॉन्ड का पार रेट के ऊपर में डिपेंड करता है। इज इट फाइन? कि सर अगर गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट, पार रेट अगर चेंज होता है तो उसके वजह से पता बॉन्ड के प्राइस में कितना का चेंज। दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड प्राइस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द बेंचमार्क यील्ड कर्व, कीपिंग द यील्ड्स कांस्टेंट। कीपिंग द यील्ड्स कांस्टेंट, सॉरी, कीपिंग द स्प्रेड कांस्टेंट। स्प्रेड सर, वाईटीएम ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड इज इक्वल टू रिस्क फ्री बॉन्ड का यील्ड प्लस क्रेडिट रिस्क प्लस लिक्विडिटी रिस्क। याद है एकदम बेसिक ऑफ क्यूएम का फर्स्ट चैप्टर, अज्यूमिंग मेच्योरिटी सेम ऑफ बोथ बॉन्ड। सर इन केस ऑफ रिस्क फ्री बॉन्ड, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड, दोनों का सर मान लीजिए मेच्योरिटी सेम है, तो सर डिफरेंस क्या है? स्प्रेड है। डिफरेंस क्या है? स्प्रेड। क्रेडिट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क, तो मान लो सर क्रेडिट रिस्क एंड लिक्विडिटी क्या है? सेम है। तो अब बता कि सर बेंचमार्क रेट चेंज होने से
मेरे बॉन्ड प्राइस पे कितना का चेंज, दैट इज नोन एज व्हाट, इफेक्टिव ड्यूरेशन। फॉर ऑप्शन embedded bond, amount and timing is uncertain, therefore can't use bonds YTM, will use benchmark curve, that is effective duration is the percentage change in the bond price due to 1% change in YTM, नहीं लिखूंगा, due to percentage change in the benchmark yield। जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है ना, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, वो बेंचमार्क यील्ड विच इज से RF एंड बाकी का जो स्प्रेड है उसमें डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, बट इफेक्टिव ड्यूरेशन करता है। MD डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन बेंचमार्क रेट एंड स्प्रेड, बट ED डज। बट इफेक्टिव ड्यूरेशन डज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव ड्यूरेशन? MD का क्या फॉर्मूला था? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2P0 इंटू डेल्टा YTM। इसमें होगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2P0 इंटू डेल्टा YTM। लिखूं क्या? नहीं। क्या लिखना चाहिए मेरे को? चेंज इन दी कर्व, बेंचमार्क कर्व। सर कितना से चेंज हो रहा है? बेंचमार्क कर्व कितना से चेंज हो रहा है? सिमिलरली आई विल टेक इफेक्टिव कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी का क्या फॉर्मूला था? P1 प्लस P2 माइनस 2P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू डेल्टा YTM का होल स्क्वायर लिखे थे वहां पे। यहाँ पे वी हैव चेंज इन कर्व का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इफेक्टिव ड्यूरेशन क्या होता है? कर्व बेस्ड। वेयर एज ड्यूरेशन और मैक्युलर ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है? यील्ड बेस्ड। वहां पे क्या लेते हैं अपने सर? यील्ड के चेंज होने से। यहाँ पे क्या? कर्व के चेंज होने से। कौन सा कर्व? बेंचमार्क, दैट इज गवर्नमेंट पार रेट। गवर्नमेंट पार रेट फॉर द ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड्स। इन केस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड वर्सेस पुटेबल बॉन्ड। सर कॉलेबल बॉन्ड में किसके पास राइट है? इशूअर के पास या इन्वेस्टर के पास? इशूअर के पास। तो क्या सर अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा बॉन्ड का प्राइस ज्यादा रेट से बढ़ाने देगा क्या इशूअर? नहीं। कंपनी विल व्हाट? कॉल द बॉन्ड, हेंस देयर विल बी व्हाट? नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी इन केस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड में विल एग्जिबिट व्हाट? नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी। व्हाट अबाउट पुटेबल बॉन्ड? व्हाट अबाउट पुटेबल बॉन्ड? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उस समय आपका मन करता है पुट करने का? यस। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तभी तो तुम चाहेगा ना कंपनी को वो बॉन्ड रिटर्न करके पैसा मिल जाए, और हायर इंटरेस्ट रेट पे क्या कर दो आप उसको? वापस से री इन्वेस्ट कर दो। इन केस ऑफ पुटेबल बॉन्ड, इफ द इंटरेस्ट रेट rises, bond price falls at what? Lower rate. पुटेबल बॉन्ड के अंदर में वी हैव पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी। व्हाट अबाउट MBS? MBS इज लाइक कॉलेबल बॉन्ड। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी कैसा होता है? कॉलेबल बॉन्ड जैसा होता है। क्यों? क्योंकि सर वहां भी होम, जो लोन बोरोअर्स है, सॉरी, हाँ, लोन बोरोअर जो है वो लोग कब अपना लोन रीपे करते हैं? इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स इनटू द मार्केट। तो ऑब्वियसली उन लोग का मन करेगा ना सर रीफाइनेंस करवा ले। तो MBS इज लाइक व्हाट? कॉलेबल बॉन्ड। MBS इज लाइक कॉलेबल बॉन्ड। ठीक है।
पॉइंट नंबर टू, सॉरी दिस वाज योर पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, सर पैरेलल शिफ्ट के लिए तो ठीक है, पैरेलल शिफ्ट के लिए तो ईडी इज फाइन, लार्ज शिफ्ट के लिए वी हैव कॉन्वेक्सिटी, बट व्हाट अबाउट नॉन पैरेलल शिफ्ट? इफ देयर इज अ नॉन पैरेलल शिफ्ट इन द यील्ड कर्व, नॉन पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसा, दिस इज R5, दिस इज R10, सर फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग बाई 0.5% and R10 is increasing by 1.5%. This is what non-parallel shift. उसके लिए भी कैलकुलेट what? KRD, उसके लिए भी कैलकुलेट what? KRD, that is key rate duration, key rate duration for the non-parallel shift. तो यहाँ पे जो अपने कैलकुलेट किए हुए थे, ये रहा, ड्यूरेशन वाले सम में फर्स्ट, वो टेबल कहाँ गया? हम्म, ये रहा। यहाँ पे जो नंबर्स आता, दिस वुड हैव बीन योर KRD, KRD1, KRD2, KRD3। लास्ट, पॉइंट नंबर फोर, इंपेरिकल ड्यूरेशन वर्सेस एनालिटिकल ड्यूरेशन। देखो एनालिटिकल ड्यूरेशन जो है ना, दैट इज लाइक मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जो अपने कैलकुलेट कर रहे थे, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, वेयर एज इंपेरिकल ड्यूरेशन टेक्स एक्चुअली द एक्चुअल चेंज, कि सर बॉन्ड प्राइस का जो सेंसिटिविटी है वो किन चीज पे डिपेंड करता है? सर दैट डिपेंड्स अपॉन दी RF, that depends upon the spread, that depends upon the RF and that depends upon the spread, whereas analytical duration क्या लेता है कि सर जो बॉन्ड का प्राइस है ना, वो बताइए कि RF के चेंज होने से या बेंचमार्क के रेट चेंज होने से कितना का चेंज हो रहा है। बॉन्ड का प्राइस दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? RF, empirical duration RF प्लस बेंचमार्क रेट प्लस स्प्रेड, बेंचमार्क प्लस स्प्रेड। तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो देयर इज अ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इफ देयर इज अ इकोनॉमिक एक्सपेंशन चल रहा है, तो सर इकोनॉमिक एक्सपेंशन में व्हाट विल हैपन टू दी आरएफ? आरएफ क्या होगा सर? अगर इकोनॉमिक एक्सपेंशन चल रहा है तो सर वी विल टेक मोर रिस्की बेट, मतलब वी विल इन्वेस्ट इनटू मोर कॉर्पोरेट बॉन्ड या रिस्की बॉन्ड में, आरएफ से पैसा निकालेंगे, और अगर आरएफ से पैसा निकालेंगे तो सर उसका प्राइस गिरेगा, ऑब्वियसली आरएफ विल व्हाट? इंक्रीज। और इकोनॉमिक एक्सपेंशन के टाइम पे सर मेरे को स्प्रेड भी कम चाहिए, स्प्रेड कम चाहिए ना, क्योंकि रिस्कीनेस कम है अभी, रिसेशन के टाइम पे स्प्रेड ज्यादा चाहिए होता है। इज इट फाइन? तो सर वाईटीएम ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड इज इक्वल टू आरएफ प्लस स्प्रेड। तो सर आरएफ क्या होगा? बढ़ेगा, एंड स्प्रेड क्या होगा? गिरेगा। आरएफ क्या होगा? बढ़ेगा, एंड स्प्रेड क्या होगा? गिरेगा। तो सर अगर मान लो सेम रेट से होता है तो वाईटीएम ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है। आरएफ अगर मान लीजिए आपका से 4% है एंड स्प्रेड 2% है, और आरएफ बढ़ गया 1% से एंड स्प्रेड गिर गया 1% से, दिस विल बी 5%, दिस विल बी 1%। तो ये क्या होगा? ये पहले भी 6 था, अभी भी 6 है। तो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ एम्पेरिकल ड्यूरेशन एंड एनालिटिकल ड्यूरेशन? सर एम्पेरिकल ड्यूरेशन कम हो जाएगा, बिकॉज सर एम्पेरिकल ड्यूरेशन किस पे डिपेंड करता है? आरएफ प्लस स्प्रेड पे। वेयर एज एनालिटिकल एनालिटिकल ड्यूरेशन क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि अगर आप देखोगे एनालिटिकल ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन ओनली व्हाट? पार रेट, मतलब आरएफ पे डिपेंड करता है। तो 4% से क्या हो गया? 5%। वेयर एज एम्पेरिकल ड्यूरेशन रिमेन सेम, क्योंकि सर एम्पेरिकल ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन आरएफ ऑल्सो एंड स्प्रेड ऑल्सो। तो सर पहले भी 6% था, अभी भी 6% है। वेयर एज एनालिटिकल ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन ओनली व्हाट? बेंचमार्क रेट्स। तो एनालिटिकल ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन दी बेंचमार्क रेट्स एंड, क्या लिखूं? विल बी हायर और लोअर देन एम्पेरिकल ड्यूरेशन, एंड विल बी
हायर देन एम्पेरिकल ड्यूरेशन। परफेक्ट। ओके, तो ये अपना तीनों चैप्टर का एक्चुअली रिवीजन हो गया। ऑब्वियसली अब आपको क्या करना है, एक बार इंश्योर करना है कि मेरा नोट्स है आपके पास, गो थ्रू कर लो सब कुछ, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लो वापस से। ऑल्दो आपने समरी देख लिया, बट एक बार खुद से स्टडी करो। देखने के बाद डायरेक्टली सम्स करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कितना सारा सम्स आपने अभी रिवीजन के टाइम पे भी कर लिए हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, एक बार और क्या करना है, जो लर्निंग इकोसिस्टम का क्वेश्चंस है, उसको एजर का क्वेश्चंस कर लो, लर्निंग इकोसिस्टम का क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद जाके आपको पूरा का पूरा ये जो तीनों चैप्टर है ना, जहाँ पे स्टूडेंट को लगता है नहीं सर ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, एकदम कमांड हो जाएगा। प्लस लेवल 3 में और काम आने वाला है। तो यू कैनॉट स्किप दिस चैप्टर, ये तीनों चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। लेवल 2 में काम आएगा, लेवल 3 में और सबसे ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है। तो एक बार आप ये समरी वीडियो देखने के बाद यू कैन डायरेक्टली डू लाइक रीड दी नोट्स, देन यू कैन जंप ऑन दी क्वेश्चंस। चलो, टेक केयर गाइस, बाय बाय।